अब जी। आपको क्या लगता है कि शारदा जी के बाद उन्होंने जो गायकी दर्ज करा दी, वो जी, इतिहास में जी। उनकी गायकी अमर हो गई। बिल्कुल। वह एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर अमर हो गए। उन्होंने बिल्कुल, बहुत कुछ बिल्कुल। रिकॉर्ड किया, उन्होंने बहुत कुछ आर्काइव कर दिया। अब जी, जी। उनके बाद जो पीढ़ी है हमारे सामने, हमारे सोसाइटी में जो अब नई पीढ़ी है, हाँ, उसके सामने एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उस परंपरा को आगे आखिर कैसे बढ़ाएँगे। तो बिल्कुल, शारदा बिल्कुल। जी के बाद आप क्या महसूस करते हैं? क्या कोई खालीपन महसूस करते हैं या किसी में आपको उम्मीद नज़र आती है? उनके परिवार की बात करें तब या परिवार के बाहर के गायकों की हम बात करें तब? सभी दोस्तों को नमस्कार। आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, पिक्चर प्लस वैसे तो सिनेमा का प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन पिक्चर प्लस पे कई बार हम उन विषय वस्तुओं पर भी बातचीत करते हैं, उन मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, जो मुद्दे सिनेमा को प्रभावित करते हैं और सिनेमा के आयाम हैं। सिनेमा के बहुविध आयामों पर चर्चा करना पिक्चर प्लस का एक तरह से मकसद है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकगीत ही सिनेमा का अपना एक अंग है। सिनेमा शुरुआत से ही लोकगीतों को लेकर चलता रहा है और लोकगीतों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जाने-माने कवि और गीतकार हृदय नारायण झा जी उपस्थित हैं। हृदय नारायण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं पिक्चर प्लस पे। नमस्कार, नमस्कार। दोस्तों, हृदय नारायण झा जी के बारे में मैं संक्षेप में परिचय बताऊंगा कि आप मशहूर कवि हैं, गीतकार हैं, लोकगीत आपने काफ़ी लिखे हैं, मैथिली भाषा में, भोजपुरी भाषा में भी, और ख़ास तौर पर पिछले दिनों इनके बारे में एक परिचय बहुत ही मशहूर हुआ। हालाँकि वह बहुत सारे लोग जानते थे उस परिचय को, इसके बावजूद वो परिचय ये था कि अ, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, जिनका हाल में ही निधन हो गया, उनके बहुत सारे गीत हृदय नारायण जी ने लिखे हैं। हृदय नारायण जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे पिक्चर प्लस के दर्शकों को आप अपने बारे में संक्षेप में ज़रा बताएँ, फिर उसके बाद हम लोग लोकगीतों पर आ जाएँगे कि आप अपने बारे में बताएँ कि शारदा सिन्हा जी के गीत आपने कब से लिखना शुरू किया? कितने गीत लिखे? कैसे उनके संपर्क में आए? और आप अपने बारे में भी। हृदय नारायण जी। जी। मेरा जन्म स्थान घोघरडीहा मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। मैं पटना में विगत 36 वर्षों से हूँ। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा के अंतर्गत बिहार राज्य संस्कृत अकादमी में सहायक के तौर पर पेशा आरंभ किया। सहायक निदेशक से अवकाश प्राप्त किया 4 वर्ष पहले। जी, जी। आकाशवाणी का मैं 34 वर्षों से गायक कलाकार हूँ मैथिली का। जी, जी, जी। वार्ताकार, गीतकार के रूप में मैं जुड़ा रहा हूँ। जी, और जी। शारदा सिन्हा जी का जहाँ संपर्क का सवाल है, तो ये 2001 आप कह सकते हैं कि 2001 में एक दूरदर्शन में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष पटना दूरदर्शन द्वारा आमंत्रित कार्यक्रम में शारदा जी के परिजनों से मेरी बातचीत हुई। जी। उनके पति ने मुझे कहा कि आप गीत लिखते हैं झा जी, तो आप शारदा जी के लिए भी लिखिए। जी। उसी संपर्क में मैं उनके घर पर गया और उनसे एक लंबी वार्ता हुई और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि शारदा दीदी ने उसके पहले जो भी गीत लिखे, जो भी गीत गाई, जी, वो जी। गीत लोगों ने पसंद किया। उसके लिए उनको HMV से प्लैटिनम डिस्क वगैरह भी मिल चुका था। जी, जी, जी। तो छठ में प्राय 2 या 3 पारंपरिक धुन के गीत हैं। हाँ, हाँ। तो उनको आगे भी गाना था, एक नया कुछ उसमें नवीनता ला करके उसे लोकप्रिय बनाने की भावना थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ नया सोच के, नया तरीका से आप कुछ सोचिए, लिखिए। जी, जी। तो मैं पहला ही जो उनके लिए गीत लिखा, उसी में प्रयोग किया कि मिथिला के लोक जीवन में जो घर घर में प्रचलित भगवती गीत है, जी, जी, जी। मैं उसी धुन पर में गीत लिखा कि यदि ये गीत शारदा जी गाएंगी
तो मिथिलांचल के कम से कम जितने लोग हैं वे तो सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएंगे इस धुन से। और यदि गीत के शब्दों में वो बात, वो भावना होगी, वो मूल्य होगा, तो लोग इसको और पसंद करेंगे। और इसी भाव पर हम उनसे चर्चा करके इसको लिखे, तो वो गीत लिखाया जगतारिणी है छठी माता। और उसमें वो ये गीत मैंने पहला गीत उनके लिए लिखा था, सकल जगतारिणी है छठी माता, सभक शुभकारिणी है छठी माता। ये मैथिली में मैंने लिखा था। जी जी जी, आपने बहुत ही अच्छा, जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि शारदा जी से आपकी मुलाकात कब हुई और कैसे आप उनके संपर्क में आए, कितने कौन कौन से गीत लेके। आपके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बिल्कुल ये नहीं पता कि वो तथ्य कितना सही है या गलत है, या आप ही बताएंगे कि कुल 9 गीत लिखे थे शायद आपने मैंने कहीं पढ़ा था। जी 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 जी, 9 गीत लिखे। तो ये आपकी मुलाकात 2001 के आसपास होती है शारदा, जैसा कि आपने कहा, उनके परिवार से। 2001 से पहले हम देखें तो शारदा जी एक मशहूर शख्सियत के तौर पर बिहार ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय फलक पर भी उनकी एक पहचान बन चुकी थी। उन्होंने फिल्मों में भी कई गीत गाए थे, है ना। तो फिल्मों में गाने की वजह से उनको एक राष्ट्रीय पहचान भी मिली, जो एक बिहार कोकिला है ना मिल गई थी। जी जी, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि शारदा जी ने उससे पहले जितने भी लोकगीत गाए थे, हमने भी उनसे भी इंटरव्यू किया था, और इंटरव्यू में उनसे कर चुका हूँ, बातचीत कर चुका हूँ। उन्होंने भी कई सारी जानकारियाँ हमें दी थी कि अपने लोकगीतों के संग्रह के बारे में, कि वो कैसे उन्होंने लोकगीत उन्होंने लिखे या गाए, जो परंपरागत लोकगीत हैं जो आंगन में गाए जाते हैं, उनको कैसे उन्होंने ढूंढ दी, ये सब चीजें उन्होंने बताई थी। आप क्या बता सकते हैं कि उनके जो लोकगीत हैं उसके रचयिता कौन थे? हाँ, लोकगीत में उन्होंने पारंपरिक गीतों को शुरू में गाया जी। अब पारंपरिक गीत में जैसे आप सुनते होंगे, मोहि लेलखिन सजनी मोरा मनमा पहुनमा राघो, सखी फूल लोढ़ गेली फुलबरिया, सीता के संग सहेलिया। तो ये सब पारंपरिक मैथिली गीत थे जो अब लुप्तप्राय हो रहे थे। तो अब धीरे धीरे ये कंठ से कंठ में ये परंपरा संचरित रही, और कंठ से कंठ, हाँ, वो लोकगीत की परंपरा, जो पारंपरिक संस्कार गीत मैथिली में थे, जितने भी संस्कार गीत हैं, उसकी जीवंतता इसी से रही कि दादी ने माँ को सिखाया, माँ ने बेटी को सिखाया। जी, तो ये जो परंपरा से कंठ में जो संचरित रही परंपरा, उस परंपरा में शारदा जी ने उन पारंपरिक गीतों को सीखा और गाया। और इसी आधार पर यदि कुछ एक दो मॉडिफाइड करके कुछ गीत उनको भी दिया भी गया, तो उस समय रेडियो से जुड़े हुए लोग थे, विंध्यवासिनी देवी भी उस समय थी, तो उन लोगों के संपर्क से भी कुछ गीत उनके पास आया, लेकिन ज्यादातर गीत उसमें उनके पारंपरिक थे। और पारंपरिक गीत जो लुप्त प्राय था, वो जब शारदा जी के स्वर में, उसी टोन में, उसी भाव में लोगों के सामने उसी धुन में आया, तो वो सीधे सीधे लोगों से, आम जनों से कनेक्ट हो गया और वो लोकप्रियता का एक मुकाम हासिल किया। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने भी शारदा जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था, और उन्होंने हालांकि जैसा कि मैंने देखा है कि अक्सर शारदा जी ने अपनी प्रेरणा की जहाँ तक बात आती है कि उन्होंने कहाँ से प्रेरणा हासिल की थी, कैसे उन्होंने किन किन गीतकारों को, किन किन गायकों को उन्होंने अपने सुना था और वहाँ से उन्होंने प्रेरणा हासिल की थी, तो इस बारे में वो अक्सर बेगम अख्तर का नाम जरूर लेती हैं। जरूर जरूर। कई सारे गायक कलाकार के नाम लेते हैं, पंडित जसराज का नाम लेते हैं वो, हाँ, ऐसे कलाकारों का नाम लेते हैं। बल्कि तो, सुनती थी वो ठुमरी सीखने के लिए उन्होंने काफी मेहनत मशक्कत की, और ठुमरी में उन्होंने बहुत कठिन अभ्यास करके ठुमरी गायन का अभ्यास किया था। और ठुमरी गायन का अभ्यास ही है कि आप जो देखते हैं कि लोक गीत में जो लचक है, वो खनक है, वो मुड़की है,
जी। ये गमक है, ये सारा चीज उनको शास्त्रीय संगीत के अभ्यास से उनमें आया था। लेकिन और लेकिन चूंकि मैं चूंकि हाँ, 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 बताइए, बताइए। चूंकि चूंकि मैथिली गीत के जो भी आप देखेंगे उसमें एक आलाप है, एक ठहराव है, एक एक उसको कह सकते हैं कि एक भाव से भरा हुआ चीज है। तो ये तीनों चीज बिना क्लासिकल बेस्ड के संभव था नहीं। संभव नहीं, और शास्त्रीयता इनमें जरूरी था। क्लासिक, हाँ, तो इनमें क्लासिकल वो चीज भी, ज्ञान भी इनको हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये प्रोफेसर हुई साहित्य इतिहास की, लेकिन अपने मिट्टी से जुड़े रहने के कारण अब कोई फंक्शन हुआ तो गांव गए तो माँ के पास बैठे, चाची के पास बैठे, दीदी के पास बैठे, भाभी, इनके 6 भाई इनसे बड़े थे तो 6 भाभियां थी, तो उन सब के पास बैठ करके जो गांव घर में गीत होता था उसमें भी ये साथ देती थी। तो वहां से तो इन्होंने सीधे सीधे मौलिक संस्कार को ग्रहण किया और उसका शास्त्रीय फलक से उसको जीने, जी, और उसको जीने के कारण अब गांव में रही तो बेटी बन के, कुशल बेटी बन के, आदर्श बेटी बन के जीना इन्होंने सीखा, सबका साथ दिया। और ससुराल में आई तो वहां के भी तहजीब को इन्होंने आत्मसात किया। तो उसको लेकर के लोक रंग जो था, लोक भाव समाहित था, इसलिए भी इनकी लोकप्रियता बनी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कई बार पढ़ा है, देख, और अब मैं ये कह नहीं सकता कि मैं बहुत सारे लोकगीत मैंने नहीं सुने हैं, इसलिए मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि जब हम उनके इंटरव्यूज पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि विंध्यवासिनी देवी जी, जो कि पहली बिहार कोकिला कही जाती थी, पहले उनको बिहार कोकिला का दर्जा दिया गया था। और जब उनको पद्मश्री मिली थी उस वक्त शारदा जी की रिकॉर्डिंग शुरू हो रही थी 1974 के आसपास। जब उनको पद्मश्री मिल गई थी उस वक्त वो संगीत की दुनिया में आ रही थी। एक तरह से वो पहली पीढ़ी थी। उससे भी पहले हम देखें तो अपने पास भिखारी ठाकुर से लेकर के महेंद्र मिश्र, ये दोनों समकालीन रहे हैं, भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र। लेकिन जब हम शारदा जी के इंटरव्यू कई बार पढ़ते हैं तो इन सब नामों का जिक्र नहीं आता उसमें। विंध्यवासिनी देवी जी का नाम नहीं आता, महेंद्र मिश्र जी का नाम बहुत कम बार आता है, भिखारी ठाकुर जी का नाम नहीं आता। जबकि यहाँ जो लोक परंपरा रही है, लोक गीतों की जो परंपरा रही है बिहार की, स्पेशली बिहार की अगर हम बात करें तो इन 3 महान गायकों के बगैर तो वो परंपरा आगे बढ़ती नहीं है। नहीं बढ़ती है। नहीं, देखिए, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि बिहार में खास करके भोजपुरी और मैथिली का जो पारंपरिक गीतों की जो परंपरा रही है, संस्कार गीतों की परंपरा, उसके कालखंड को हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधे सीधे संस्कार से जुड़े हुए गीत हैं। कुछ ऐसे कि गीत और धुन तो परंपरा से आए, जब से संस्कार चला, और बाद में जब इसको जब जैसे जैसे परिस्थिति बदली, समय बदला, तो समयानुकूल भी लोक गीतों में सुधार हुआ। तो भिखारी ठाकुर का भी जो भिखारी ठाकुर भी जो सामने आए, तो वो तत्कालीन समाज में जो परिस्थिति थी उस पर उन्होंने एक लोक गीत की संस्कृति विकसित की। मिथिला में भी आप देखिएगा संस्कार गीत, परंपरा गीत तो अलग है, कोसी की भी गीत संस्कृति है जिस पर आज तक चर्चा नहीं होती। आप तो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, मेरे पास वो कलेक्शन है। आज न कल वो वक्त आएगा जब देश के लोग सुनेंगे कि क्या नदी संस्कृति से भी गीत की उत्पत्ति हुई, और लोगों ने गा करके उस विपदा को झेला, और गा करके, गीत गा करके भी विपदा को झेला जा सकता है। ये कोसी आपको परिचय मिला। मैंने कोसी गीत के बारे में संक्षेप में सुना है, बहुत विस्तार से अध्ययन नहीं है उसके बारे में मेरे पास, लेकिन जो आप बता रहे हैं, बहुत ही सूत्र वाक्य बता रहे हैं उसके बारे में, मुझे लगता है कोसी गीतों को सामने आना चाहिए। एक समकालीन झलक है, सामाजिक चेतना और समकालीन दर्द जो है उस गीतों में समाहित है, उसको सामने आना चाहिए। अभी मात्र आज से हमको लगता है कि 5 वर्ष पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। शारदा जी का एक प्रोग्राम सहरसा में कोसी महोत्सव में बिहार सरकार के
टूरिस्ट डिपार्टमेंट या कला संस्कृति विभाग का कोई प्रोग्राम था, जी, तो उनका फोन आया मुझे कि हृदय जी मुझे जाना है कोसी महोत्सव में गाने के लिए, आप कहते थे कोसी गीत का, तो कोई ऐसा गीत दीजिए जो मैं जाके वहां गाऊं। तो मैंने उनको एकदम पारंपरिक गीत दिया जिसको चांचरी कहा जाता है। चांचरी विधा का नाम है चांचरी। उस गीत में है एक चारों माने नई नवेली दुल्हन आई है, चारों तरफ से बाढ़ घिर गया है, घर में सास अकेली है, लेकिन पति की मजबूरी हो गई है कि दुल्हन को छोड़ के वो बाहर जाएगा कमाने के लिए। अब इस प्रसंग का गीत मैंने उनको दिया और वो जाके गाई तो उसका बहुत ये हुआ, उनकी प्रशंसा हुई वहां पर में। तो उनको ये चीज था कि हम जो भी प्रस्तुत करें समयानुकूल करें, लोगों के लिए हितकारी हो, इस बात का उनको ध्यान रहता था। सिर्फ हम जाकर अपना मनोरंजन नहीं कर रहे, अपना प्रोफेशन के रूप में हम गा के चले आवे, ऐसा नहीं हो। सुनने वाले को ये लगे कि ये मेरे काम की कुछ बात गा के गई शारदा जी। ऐसा उनका जो अपना एक मकसद था, प्रयास था, वो एक आर्काइवल एफर्ट उनमें बहुत ज्यादा जी बिल्कुल एक आर्काइवल एफर्ट था। वो चाहती थी जो लोकगीत हैं उनकी आवाज में एक गायकी के साथ दर्ज हो जाए, आने वाली पीढ़ियां जो है उसको सुने, उसको अध्ययन करे, उसको आगे बढ़ाए। एक चीज आप तो फिल्म में है, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, आपके लिए जानना जरूरी हो जाएगा कि शारदा जी का ये जो सोच था, गीत जब लिखने के लिए बैठते थे तो कहते थे कि आपको मैं क्या कहूंगा, आप तो जान ही रहे हैं, लेकिन गीत ऐसा हो कि मुझे जिस रूप में लोग जानते हैं उसी भाव का गीत हो, व्यापकता हो उस भाव में, उसकी कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच उसकी हो, उस गीत के धुन की कनेक्टिविटी, उस गीत के शब्द की कनेक्टिविटी। और यह भी देखिए कि मैं जैसा गाती हूँ कि एक शब्द का जो अंतिम वर्ण है, उसके बाद वाले शब्द का जो पहला वर्ण आएगा, वो इस वर्ण और उस वर्ण के उच्चारण से एक अच्छी मिठास उसमें आएगी कि नहीं आएगी, इतनी बारीक परख से वो गीत को अंतिम रूप देती थी। ये बहुत बड़ा चीज था। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो, मैंने भी उनसे जब इंटरव्यूज किया था तो बहुत सारी बारीक बातें उन्होंने बताई थी, और मुझे पहली बार बहुत सारी जानकारियां उनसे हासिल हुई थी कि कैसे उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, कैसी तपस्या की थी अपने शुरुआती दिनों में। उनके बेटे से भी बातचीत हुई थी तो सबने बताया था मुझे। मैं एक चीज, चूंकि आप इतने अच्छे लोक गीतकार हैं और एक लोक गीतकार की अपनी एक सामाजिक जवाबदेही भी होती है, बहुत तरह की जवाबदेहियां होती है। वह एक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, एक विशाल परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को यह जानकारी उनके सामने रखना चाहता हूँ कि लोकगीत, हम शब्द तो सुनते हैं, सिनेमा में भी हमने बहुत सारे लोकगीत सुने हैं, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत तो आप भी खूब गुनगुनाते होंगे, चलत मुसाफिर मोहलिया ले, पिंजरे वाली मुनिया, वो सिनेमा में गाया गया तीसरी कसम फिल्म में, है ना, लेकिन वो एक लोकगीत का दर्जा एक तरह से हासिल कर चुका है जिस अंदाज में मन्ना डे जी ने गाया उसको। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हमारे पास एक विशाल परंपरा है, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, विंध्यवासिनी देवी और साथ में शारदा सिन्हा जी। हम एक दो सवाल और आपसे करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं ये लोकगीत आखिर ये बनते कैसे हैं? एक सामान्य सी भाषा में अगर लोगों को समझाएं हम कि ये लोकगीत है, ये सुगम संगीत है, ये लोकगीत मतलब क्या, लोकगीत को कैसे लोगों को समझाए? क्या ये स्थानीय भाषा में जो वहाँ की जन भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, क्या वही लोकगीत है या कुछ और है? लोकगीत को यदि आप एक वाक्य में कहेंगे तो एक वाक्य में समीचीन इसका ये जवाब होगा कि लोकगीत जो है वो लोक संबंध की अभिव्यक्ति है, और लोक संबंध की विहित अभिव्यक्ति आप कह सकते हैं। कि लोक संबंध ये मतलब कि एक लोक कहाँ होता है, सबसे पहला जो लोक की इकाई होती है वो परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 संबंध 6 संबंध हैं, माँ है, बेटी है, बहन है, बहू है, पिता है, माता है,
भाई है, बहन है, इस तरह का संबंध है। और देखिए आप, संस्कार से शुरू कहाँ से होता है? जन्म से। लोकगीत का शुरुआत जन्म से हुआ। तो ये इसमें वर्गीकरण किया गया कि लोकगीत 4 प्रकार के होंगे। एक तो आप मिलने में आप देख सकते हैं, एक संस्कारगत लोकगीत है, एक पारंपरिक लोकगीत है, एक व्यावहारिक लोकगीत है। अब इसी व्यावहारिक लोकगीत में श्रम गीत भी आता है, ऋतु गीत भी आता है, उसी में है। ऋतु के आधार पर जो गीत है तो व्यवहार में आ गया तो वो ऋतु गीत हो गया। तो 3 तरह का वर्गीकरण करके आप लोकगीत को आप देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। संस्कारगत गीत में जन्म का गीत है, जनेऊ का गीत, मुंडन का गीत कह लीजिए, और विवाह का गीत है। परंपरागत गीत में विवाह में भी कई तरह की विधियां होती है, उन विधियों का अलग अलग होगी, अलग गीत है सब। और ये जन्म से जैसे गए, जन्म में जैसे है तो जन्म में है कि भाई बहन का संबंध एक शुभकामना वाला संबंध होता है। तो बहन आती है, भाई के यहाँ पुत्र जन्म हुआ तो उसमें हंसी मजाक होती है, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे। लेकिन जब देखती है कि भाभी हमारी है, भाभी को भारीपन नहीं हो, शारदा जी ने बहुत ही एग्जाम्पल के साथ उसको सुनाया है इंटरव्यू में अपने। जी गांव में महिलाएं गाती थी और उन्होंने कैसे राग में ढाल करके उसको शास्त्रीय बिल्कुल उसको कैसे कालजयी बनाया है। लोकगीत का सृजन होता रहता है, नव सृजन भी होता रहता है लोकगीतों का। जी लोकगीत का कोई लोकगीत का नव सृजन होता है। लोकगीतों का नव सृजन आप कहिए कि जो खास अवसर के गीत का नव सृजन तो हो सकता है, जैसे लगनी है, लगनी श्रम गीत है, मिथिला में प्रचलित है। तो उसमें आप नया परिस्थिति के अनुसार एक नया चीज दे सकते हैं। आज जैसे कि चक्की चलाने का परंपरा नहीं है, तो उस पर में कोई नया गीत रचना आप कर सकते हैं। जो आउटडेटेड हो गया वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे परिछन का गीत है, जैसे विवाह में कोहबर का गीत है, जैसे जयमाल का गीत है, इसको आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। वो जो परंपरा से है वही रहे। हाँ, लेकिन वही तो मैं जानना चाह रहा था कि ये जो परंपरागत लोकगीत है, इसको भी किसी ने लिखा होगा आखिर किसी जमाने में? बिल्कुल लिखा होगा। उन्होंने जो भी गीत लिखा उसके तह में जाइएगा तो सारे गीत शिक्षाप्रद गीत हैं। उसमें एक लेसन है, वो ऐसे गीतों के शब्द पिरोए गए हैं, धुन पिरोए गए हैं कि जो पारिवारिक चरित्र जिसको कहते हैं ना, हमारे भारतीय वाङ्मय में यह जानना बहुत जरूरी है। व्यक्ति धर्म और पारिवारिक चरित्र का ये बहुत बड़ा महत्व है कि व्यक्ति धर्म और पारिवारिक चरित्र से ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है। और वो व्यक्ति धर्म पारिवारिक चरित्र का जो है पूरा सामंजस्य स्थापित करने में लोकगीत की भूमिका है। इसीलिए वो लोकगीत जो है वो लोक संबंध को ही मेंटेन करने के लिए। जी समय काल परिस्थितियों के मुताबिक उसके शब्दावली में कुछ बदलाव आते रहते हैं। आते रहते हैं, उसमें उसका अंदाज भी बदलता रहता है। एकदम बदलता है। एक दो सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि जी शारदा जी की जो लोकप्रियता थी, जी वह लोकप्रियता उनके दौर से पहले के जो गायक हैं, क्या आपको भी कभी ये ऐसा महसूस होता है या हुआ कि आप इतने सालों से लिख रहे हैं, कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि शारदा जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा थी कि उससे पहले के जो हमारे लोक गायक थे, लोक कलाकार थे, उनकी लोकप्रियता और ख्याति को नई पीढ़ी बिल्कुल भूल गई, उनको जानने का कभी अवसर नहीं मिला? जी ऐसा महसूस कभी आपको हुआ? हाँ, बिल्कुल महसूस हुआ। और उसमें ये भी हुआ महसूस कि वो शारदा सिन्हा के गीत से क्यों लोग जल्दी कनेक्ट हो गए, यह भी फील हुआ। कि गांव में जब मैं अपनी बात मैं बता रहा हूँ, शारदा जी से तो मैं मिला उस समय मैं 40 वर्ष का हो गया था, लेकिन गीत तो मैं सुनता था 18 वर्ष से। मेरी अपनी भी शादी हुई तो मैं जहाँ द्वार लगने के लिए गया शादी करने के लिए, तो उन्हीं का गीत बज रहा था, वही लेकिन सजनी मोना मनवा पहुनमा राघो। और मैं विवाह करने के लिए दाखिल हुआ अपने ससुराल में, तो ये उसमें यही एकमात्र फील होता था
मेरी बहन भी गाती थी, मेरी माँ भी, चाची लोग भी गाती थी। तो जिसकी आवाज सबसे सुंदर मुझे लगता था, उसमें हम शारदा सिन्हा की झलक पाते थे। जी, 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 जी। यही उनके बारे कारण में है कि शारदा, उनके यही बारे में कारण हमारे है कि जी, जी। जी जी उनके बारे में हमारे घर में भी या हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जो तमाम महिलाएं हैं, युवतियां हैं जो यहाँ रहती हैं और हाँ बिहार में रहती है, खासतौर पर या बिहार से जो बाहर निकल गई हैं, उन सब को हाँ भी यही महसूस होता है कि लगता है जैसे माएँ गा रही हैं, चाचियाँ गा रही हाँ हैं या दादियाँ जी गा जी रही जी हैं। जी ऐसे जी जी उनकी आवाज़ में उस तरह की एक कनेक्टिविटी है, इसमें वो उनकी बिल्कुल। लोकप्रियता का एक सबसे खास वजह है। हृदय यही नारायण जी, एक बहुत बड़ी सीख है। जी, जी, जी। हृदय नारायण जी, हम आपसे ये अब जानना चाहते हैं कि ये 4 नाम खास तौर पे, जो 4 नाम हम लोगों बिल्कुल, ने बार-बार ज़िक्र किया है। जिक्र किया है जी। अब आपको क्या लगता है कि शारदा जी के बाद उन्होंने जो गायकी दर्ज करा दी, वो जी इतिहास में जी उनकी गायकी अमर हो गई। बिल्कुल। वह एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर अमर हो गए। उन्होंने बिल्कुल बहुत कुछ बिल्कुल। रिकॉर्ड किया, उन्होंने बहुत कुछ आर्काइव कर दिया। अब जी जी उनकी बाद जो पीढ़ी है हमारे सामने, हमारे सोसाइटी में जो अब नई पीढ़ी है, हाँ उसके सामने एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उस परंपरा को आगे आखिर कैसे बढ़ाएँगे। तो बिल्कुल शारदा बिल्कुल। जी के बाद आप क्या महसूस करते हैं? क्या कोई खालीपन महसूस करते हैं या किसी में आपको उम्मीद नज़र आती है? उनके परिवार की बात करें तब या परिवार के बाहर के गायकों की हम बात करें तब? देखिए, उसमें हम यही कहेंगे कि बाहर के गायक, चूंकि मैं खुद 34 वर्षों से पटना रेडियो का गायक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। जी। जितनी भी गायिकाएं बिहार में हैं, भी हुँ। हाई ग्रेड आर्टिस्ट भी जो हैं, वो सब मेरे कनेक्शन में हैं। हम जी, जी। सबके संपर्क में हूँ, सबको मैं जान रहा हूँ। मैथिली और भोजपुरी दोनों भाषाओं की गायिकाओं को मैं जान रहा हूँ। हुँ। उनमें और शारदा सिन्हा में कोई तुलना मैं इसलिए नहीं कर सकता हुँ। कि न तो उनमें वो योग्यता है, शैक्षणिक जी। योग्यता है, न हुँ। उनमें वो लोक सांस्कृतिक चेतना है, हुँ। न उनमें ये एक जो मिथिला के लोक जीवन के नारी जीवन का आदर्श है। मिथिला हुँ। के लोक जीवन में नारी जीवन का आदर्श यही है कि उसको दोनों कुल का लाज बचा करके उसकी मर्यादा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मानी गई है मिथिलांचल के बेटियों में। कि जी, जी। सीता जी भी जब अयोध्या गई तो हुँ। कभी राम को ये नहीं महसूस होने दी कि आप अयोध्या के हैं तो हमसे ज्यादा होशियार हैं। वनगमन के प्रसंग में भी उनको अपने तर्क से डिफीट कर दी। तो ये जी। मिथिला का वो तहजीब, वो अपने मायके का माँ पिताजी के परिवार में आदर्श बेटी बन के रहना, फिर ससुराल में आदर्श बहू बन के जीना, और जी, समाज जी। में सब अपने बहन बेटी जैसी भावना से हुँ। रह करके उस गीत को गाने की जो एक तहजीब थी। और सबसे बड़ा चीज ये था कि उतनी बड़ी गायिका होने के बावजूद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि झा जी उनसे 8 साल जूनियर थे। 2001 में मैं उनके संपर्क में आया। कहीं भी जाती थी, आधा घंटा उनको मुझसे बातचीत करना आवश्यक था। तो फलाने जगह बहुत मैं सेमिनार, हाँ, वो सब उस फलाने सब जगह का मैं सेमिनार में उस जा सब रहा हाँ, हूँ। उस सब का बहुत ही और सम्मान करती थी, बहुत ही तसल्ली से तवज्जो देती थी सबको। अरे, जो भी सबसे बड़ी चीज़ चीज ये है कि उनको ये नहीं कभी महसूस हो रहा था, खास करके मैंने जो महसूस किया जी, कि जी। मैं पद्म भूषण हूं तो झा जी से क्या मुझसे पूछना है, हम तो पद्म भूषण हैं। नहीं, ये बात नहीं, नहीं थी। वो कभी नहीं, पूछती कभी नहीं। थी कि अब जैसे हमको बनारस में जाना है मुख्य हुँ। वक्ता बन के, लोक हुँ। संस्कृति पर चेतना पर में बोलने की बात है। हुँ। हुँ। मैंने ये सोचा है, आपके मन में और कोई बात है तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं वहां अच्छा से अच्छा बोल हुँ। सकूं, अपनी हुँ। प्रतिष्ठा को बढ़ा, मैंने वहां पर मैं जी, जी, लोगों जी। के लिए अच्छी बात बोल आखिरी सकूं। जो ये जो उनकी कलाकार सहजता थी, जी, 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 ये जी, जो आप बताइए। सहजता थी, वो आने वाली जो लोकगीत की पीढ़ी है उसके लिए तो अनुकरणीय आदर्श हमेशा के लिए रहेगा। जी, जी, जो बिल्कुल ही आखिरी दिनों में थी, उस वक़्त भी वो रियाज़ कर रही थी। ऐसे वीडियो जी, सामने आए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनसे एक जो लंबा इंटरव्यू किया था, उसमें जी जी वह इंटरव्यू किया था उनसे जब पद्म भूषण उनको मिल गया था, हम्म, सम्मान जब मिला था, 2018 के हम्म, बाद की बात।
तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही थी और उस सवाल से हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे आपका जवाब के बाद, कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हम जो लोकगीत है और आज के जो लोकगीत गाए जा रहे हैं, बहुत से नए कलाकार जो सामने आ रहे हैं, गा रहे हैं, और ख़ास तौर पर भोजपुरी, क्योंकि उनकी जो व्यापकता है, मैथिली, मगही, भोजपुरी, बज्जिका सभी भाषाओं में वो गाती थी। तो भोजपुरी की भी उनकी अपनी एक पहचान रही है। तो उन्होंने ये कहा, एक शब्द का इस्तेमाल किया था और हाल फिलहाल मैंने लिखा भी था उस शब्द को, कि वो भोजपुरी या लोकगीतों में जो एक स्वच्छता अभियान चलाना चाहती हैं। जी 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 बिल्कुल, है ना, स्वच्छता अभियान चलाना चाहती है, और बहुत ही दुखी थी कि आजकल के युवा, मैं उसी दिशा में कार्यरत होकर काम कर रहा हूँ। हाँ, तो वो उन्होंने अभी हाल फिलहाल मैंने एक आर्टिकल लिखा भी था इस बारे में, मैं आपको लिंक भेजूंगा उसका, आप उसको जरूर पढ़िएगा। जी जी। तो वो उन्होंने कहा था, और इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आकर के वो थोड़े निराश थी कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से गा रही है, ये जिन शब्दावलियों में गा रही है, उससे बहुत निराश थी, और वो चाहती थी कि नई पीढ़ी को एजुकेट करें कि कैसे अपनी लोक परंपरा को बनाए रखना है, उसको आगे लेकर चलना है। जहां तक वो लेके आई है पिछली परंपरा को, इस परंपरा को नई पीढ़ी आगे लेकर चले। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि नई पीढ़ी अब तो बिल्कुल ही एक तरह से द्विअर्थी संवादों पर बिल्कुल समर्पित हो गई है एक तरह से। जी जी। तो आप सिनेमा में भी देखें कि भोजपुरी गीतों की अपनी एक अलग परंपरा रही है। पुराने जमाने की भोजपुरी गीतों, बिल्कुल बिल्कुल, फिल्मों के गीतों को देखें तो वहाँ प्रकृति वर्णन भी है, रिश्तों की संवेदना की भी बातें हैं, सब कुछ है। लेकिन वहाँ अब बस बहुत बदल चुका है। इस बारे में आखिरी टिप्पणी आपसे लेकर के उसके बाद मैं आपको बिल्कुल। देखिए, एक चीज मैंने देखा है उनमें कि वो जितना जानती थी, जो जिस तरह से अपनी लोक सांस्कृतिक चेतना से उन्होंने एक मुकाम को हासिल किया, वो संस्कार जरूर अपनी बेटी वंदना को उन्होंने दिया है। जी। उनकी बेटी वंदना है, वो भी गाती है, वंदना बहुत अच्छा गाती है। वंदना को उन्होंने बढ़िया से अपना संस्कार दिया है। उस संस्कार में वो संस्कार को तो उन्होंने पूरी तरह से उसने पालन किया है, अभी भी वो अनुशासित है। आने वाले समय में, मुझे कल परसों में मैं गया था उनके घर पर, तो बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि तुम चिंता मत कीजिए, अब करो, अब तुमको संभालना है उनकी विरासत को। तो ये वो जैसा गाती थी, जिस डिसिप्लिन में गाती थी और जितनी सोच विचार से गाती थी, वो सब संस्कार तो बेटी में जरूर देके गई हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि उनका जो बेटा है अंशुमान, वो भी संगीत के अच्छे जानकार है, बहुत अच्छे जानकार है, अच्छा रिदम का अच्छा जानकारी है, संगीत की अच्छी जानकारी है, संगीत की अच्छी जानकारी, खास तौर पर परंपरागत जानकारी होने के साथ साथ आजकल नए जमाने के जो संगीत गीत है उसके बारे में भी वो बखूबी बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। हाँ, बखूबी जानता है वो दोनों। हम कह के आप दोनों उनके विरासत को जीवित रख सकते हैं बहुत दिनों तक। वो तो अमर हो गई अपना तीर्थ करके, लेकिन आप लोग भी एहसास दिला सकते हैं उनके ऑडियंस को कि शारदा सिन्हा गई तो अमरत्व तो प्राप्त करके तो गई ही गई, एक परंपरा भी छोड़ गई है जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेगा कि मैं ही महान नहीं बनूं, मैं अपने लिए अपनी नई पीढ़ी को भी एक उसी विधा में उत्तम और उन्नत चरित्र निर्माण करके धरती से जाओ। ये काम उन्होंने किया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिरेंद्र नारायण जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और काफ़ी बातचीत हुई आपसे। और दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि शारदा सिन्हा जी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से या फिर लोकगीतों के बारे में जो भी आपको जानकारी हासिल हुई होगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हिरेंद्र नारायण जी को हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। हिरेंद्र नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे फिर मुलाकात। शुक्रिया, और देखते रहिए पिक्चर प्लस और जिंदगी के बायस को। नमस्कार।